जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाले हूँ रिच डैड पुअर डैड का 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शुरू करना। जिसे पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी दुविधा हो शुरू करने को लेकर कि कैसे काम को शुरू करें, शुरू करने में ही बाधा पहुंचते हैं, स्टार्ट कैसे करें, ये सारी बाधाएं क्लियर हो जाएगी ये बुक को पढ़ने के बाद। तो चलिए मैं बिना देरी करते हुए इस बुक को शुरू करता हूं। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना है मेरे लिए आसान रहा, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया है। मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता है कि जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प कर ले तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार अपने अगले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए इसमें फाइनेंशियल प्रतिभा होना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारे फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। इसीलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें परफेक्शन सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, परंतु हमें यह नहीं सिखाया है कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसे चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो, और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसीलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ। मैं आपको केवल यह कदम बता सकता हूँ जिन पर चला जाऊं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते हैं तो आप खुद के कदम बना ले। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल जाएगी। उसने जवाब दिया कि सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों को आंखें से इन्हें देख नहीं पाते। और कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया।
मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूं जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें है जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा करना चाहिए। आत्मा की शक्ति, अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत से टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसके तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है। आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के लिए पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपना परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा कि मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मुझे प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी कि अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात में मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। वह मेरे गहरे छुपे हुए भावनात्मक कारण। आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाले हकीकत आपके कारण पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे, इसीलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला। मैं 40 साल की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और आखिरकार मैं 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा कि काश मैं यह कह सकता हूँ कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के जिंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत
यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हम चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे साथ में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है। हमें भविष्य में अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदतें बताते हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदत गरीब की गरीबी होती है। बचपन में मुझे यह फायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चे के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसीलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों को देख रेख करने के लिए किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वहीं इस तरह के कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे मेरे लिए कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरे पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती है। इन व्यक्तित्व के साथ साथ समस्या यह है कि बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो समय, आपकी सर्वाधिक कीमतें, संपत्ति और शिक्षा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप यह बहाना नहीं बना सकते। आप इस कारण नहीं सीख पाए, परंतु यह विकल्प हम रोज रोज चुनते हैं। यह विकल्प हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं। यह विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं यह विकल्प हर रोज चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वह आपका दिमाग है, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसे मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा कि पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद इसमें हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, या फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी पैसे खर्च नहीं करते। मेरे एक मित्र है जो एक महिला है। अभी हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गए और किताबें जैसी तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इस तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। एक बार दोहरा दूं, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तक या निवेश पर टैब खरीदते हैं। और क्या करता, मैं सीनियर में जाता हूँ। ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम समय में, मतलब 2 दिन लंबे हो, क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ।
1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा ना होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला है। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ। मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवार्ड बटन दबा दिया और उसे 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका है जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरेस। मेरे पास उनकी बृहत मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले होते हैं, जो खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। एवं अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो आगे मैं आपको बता दूं, आगे एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तक कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उनकी क्या जरूरत है? वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं। अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है तो इस प्रकरण में उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठ धर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित है या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं है तो भगवान हमें 2 कान क्यों देते और एक मुंह नहीं होते? बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता हूँ। ज़्यादातर लॉटरी खेलने वाले
या कौशनी के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सिखाने की सलाह देना चाहूँगा। मैं इसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ कि जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते हैं, जो उनके दिमाग हैं। केवल 1 या 2 घर लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं बन जाते। अपने दोस्त को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत, अपने दोस्तों के सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनके अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीना सीखा है एवं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और पूरा मन लगाकर उनसे सीखने का कोशिश करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं है बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामले में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा यह मतलब नहीं है कि उनके पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसीलिए मैं उनसे सीखता हूँ, और वे मुझसे मेरे दोस्त से आर्थिक दलदल में फंसे हुए। वे पैसे, व्यवसाय, निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होती है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं, उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनमें गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए उन्होंने ऐसा किस तरह किया, परंतु वे उनसे 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं भी प्रेम करता हूं, परंतु वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है तो खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों नहीं कामयाब होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंखें मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते। जैसे एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोग मैं सहमत हूँ। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक ऐसा विशेषज्ञ यही कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव होने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं, आप दोनों की बात सुनेंगे, अपने दिमाग को खुले रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क, और दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बातें सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त मेरे बहुत से करीब मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसीलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था।
मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक था। मैं 16% ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 6% ब्याज ही ले रहा। मैं तो यही कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी हुई है तो ज़्यादातर मामला में बहुत देरी हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसे हम तैरने वाले हैं कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दीबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखने अगर एक लहर चली है तो वह अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदने के लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भेड़ की झुंड की तरह होते हैं जो भेड़ के साथ चलते चलते या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है। जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुका होता है, समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं और जैसा मैंने कहा है कि वे मार्केट टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानून और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखे या इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक ही कारण होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है, यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु यह जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतनी ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। इसीलिए दोस्त इसीलिए होते हैं और यह फाइनेंशियल बुद्धि होते हैं। 4. किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में क्यों नहीं हो। यह पैसा बनाने के बारे में सही है, इसीलिए धन अक्सर डो भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग ने यह कहावत सुनी है, आप वह है जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या आप क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए,
जैसे एक स्कूल टीचर शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं और इस तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय में सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह फॉर्मूला ये है कि पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं। यही मूलभूत फॉर्मूला है या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था तो मैंने सप्ताहांत के एक कक्षा में भाग लिया था। इसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदे। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम करता रहा तो अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ों डॉलर कमाए हैं, परंतु आज वह बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर बहुत लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूले की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई नौकरी सीधे रूप में नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाएं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजी के लिए आयोजित की गई हो और वस्तुओं को ऑप्शन सौदेबाजी के लिए अराजकताओं के वादी के लिए कक्षाओं में भी गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया हूँ और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिक और स्पेस साइंस और विशेषज्ञ की भीड़ थी। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या प्रारंभिक निवेश को खरीदने के तरीके पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह, तो हमेशा एक से ज़्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि प्रायः आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज फार्मूला ढूंढने में यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। 5. खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें। आपको इसके लिए मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दूं। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्दी ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिसे तनख्वाह बढ़ाने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं, विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा
ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से मौजूद न हो तो मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही सबसे बड़ा कारण है, जो लोगों को 3 समुदाय में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। सीधे तरीके से कहे तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसीलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण, अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्मा अनुशासन होता है। मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वो 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं: कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी कामों की यह तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धार्मिक संगठनों में, शहर या देश में, ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता है। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बाबिलोन ने खुद को सबसे पहले भुगतान करे का व्यक्ति सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी है, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलपते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं: रोजगार, आय, संपत्ति, बचत। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ पाते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है कि ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी की अनदेखी कर देता है। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम को दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने आप मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम से पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की पुस्तक पढ़ी है और खुद सबसे पहले भुगतान करे का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों का चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं
आप गैर जिम्मेदार हो जाए या अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ यह कहता हूँ आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दे। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इस सिद्धांत का सही लेखन चित्र है, जबकि बाद में आने वाले चित्र की पूरी तरह से गलत है। ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता है। सही बात। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं और वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो, मेरे बिल्स काफ़ी कम हो रहे हैं, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है। मेरे अकाउंट्स बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कह सकते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया में की ठोकरों को सहन करते रहते हैं। पैसा वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है कि आगे बढ़े चलो। घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोग हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं और मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता हूं। इसीलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें यह बता दूं कि मेरी आय नेवदा का कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से आता है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता। मैं कंज्यूमर का कर्ज को पसंद नहीं करता। मेरे पास इतनी दायित्व है जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वो मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूं, परंतु केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचा कर रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं कर्ज देने वाला और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं, उस पैसे को निवेश करता हूं और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूं। मैं वैसे आम तौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज
उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न कि उसके अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो यह जवाब यह है, ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों के सीमित रखें, अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर यह घर का शानदार कार खरीद। चूहा दौर में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और बिल्स भुगतान करने के लिए नए तरीके के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा बुक्की कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गए, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदत भी गरीब होती है। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न केवल बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा है, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हो तो ऐसा फॉर्मूला खोज ले जो आपके कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाए और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करे के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। यह नियम आत्मा बलिदान आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसा देने के बाद भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा की जगत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति में अक्सर देखता हूँ कि अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं। मालिक बेचना चाहता है और मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया। वे इस बात पर भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स। क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल है तो उनकी सेवाएं आपके पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने की इच्छुक है। कुछ ने मुझे तब तक सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज उनके साथ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि मैंने बहुत सा पैसा कमाया है। एवं एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है।
जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा और तत्काल उसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर के लिए बाजार की आंख और कान है। वे हर रोज वहां आते हैं और इसीलिए मेरे वहां कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रेस्तरों में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी करते हैं और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कॉलम को लोग टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम को लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता है। घर बेचने वाला ब्रोकर और निवेश बेचने वाला ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। बड़ी कथा की तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेढकों को चुनते हैं और पुरानी कहावतों को याद कीजिए। अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछो। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूं कि उसके पास खुद कितना व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यह मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंट्स के बारे में भी करता है। मेरे पास एक अकाउंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पैसा हालांकि अकाउंटिंग है परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंट था परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंट्स बदल लिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सत्ता हो। जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ कई बार दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते हैं कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आपके पास भी होना चाहिए और यह फाइनेंशियल समझदारी है। इंडियन दाता बने, यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समान लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे
तो इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया के इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसीलिए निवेश व वापसी इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर था। बैंक $60,000 चाहती थी, पर मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसीलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरा निवेश कंपनी जोड़ के महीने में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एवं प्रवासी एरोजीना से आते हैं और इसे 4 महीना के लिए $2500 किराए पर दे देती है, बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरे पास लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इसी संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यह स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्रायः मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किसी कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाले। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती है, फिर भी मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं फिर ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसा खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होता है। 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज़्यादातर मामला तो आपको इसके साथ साथ मुफ्त नहीं मिलता। पहले तो टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होते हैं। मेरे हर निवेश पर एक ना एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टॉक, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर, ऑफिस बिल्डिंग और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तक लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैकडोनल्ड के मशहूर रे क्रोक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसीलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह फाइनेंशियल समझदारी है। 8, संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती हैं। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से अपनी कार
चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं, मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली है, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी। शर्त क्या? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट में कुछ पुस्तक भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा, $3000 उसके हैं, परंतु वह उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकते हैं। वह इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वह $3000 के $6000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बिक्री के लिए $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और उसके परिणाम क्या निकला? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। जब वह सचमुच रुचि लेने लगा, आज चाहे वह $2000 के घाटे में, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तक पढ़ डाली और वह ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान छू रहे हैं। वह जानता है अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं। अब उसे कार हासिल करने में ज़्यादा रुचि नहीं, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए यह सर्वश्रेष्ठ $3000 थे जो वह सीख रहा है। वह जिंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसा की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया। और मुझे लगता है अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करे वाला खंड में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यह होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश न करे। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसे की दिशा देने की मानसिक सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण आज की खरीदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण वह पैसे के सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यह गरीबी और आर्थिक संघर्षों का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ा उदाहरण के लिए इसीलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा
पैसा कमाने का योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसीआर या छुट्टियां के लिए नगद पैसा दिया होगा। 16 ने उसे $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं और ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यह था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च को इच्छा से प्रेरित होता हूँ किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसा जुटा सकूं। आजकल प्रायः हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी याद रखे आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है और दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा या आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके गुलाम होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नायकों की जरूरत। मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मैज हैक आरन योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो मेरे आदर्श थे। लिटिल लिंग खेल रहे थे। बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह भी खेलता था। बच्चे तो होना चाहता था। मैंने उसके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था। उनके बेटियों की औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और किस तरह बड़े हुए, सब कुछ मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने का सबसे सशक्त तरीका था। मैं एक है जो हमें बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। हम अपने नौसिखापन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चे को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है, और इसीलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्रवाई से ज़्यादा होता है
यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से ही संजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे, अचानक हम उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैकवेसन, फ्रेड कपल्स और टाइगर वुड्स में उनके शॉट की नकल करता हूँ और मैं उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रंप, वारेन बुफेट, पीटर ली, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े को उसी तरह जानता हूँ जिस तरह अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ जब वारेन बुफेट निवेश करते हैं और बाजार के रूप में नजरिया के बारे में कुछ पढ़ने का कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तक भी इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीक को समझ सकूं, और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि यह जान सकूं वे किस तरह सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ तो मैं यह कोई सौदा करता हूँ। मैं अवचेतना रूप में ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूँ, या जब मैं किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हैं। आदर्श नायक होने से हम अपनी अच्छी प्रतिभा के वृहद स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं यह कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाशी करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरे को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपने पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूँ, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तब भी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी दिया। वो देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की ज़रूरत है। वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वो अपने चर्च या अपने पसंदीदा धर्म संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ, यह विचार यह होगा, जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें, बाद में बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेंगे, परंतु मैंने ऐसा किया और इससे फायदा भी उठाया। मैं विश्वास करता हूँ आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, और इसीलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए मैं पैसा देता हूँ, और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है, इसीलिए मैं वापस देता हूँ। और यह कई गुना होकर मेरे पास आज तो जाता है, परंतु डबल हो के आता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं किसी और व्यक्ति की कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और किसी और के संपर्क बढ़ाने मेरी मदद कर देता है, और मैं जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों तक एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए।
मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ें दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है, मैं क्या चाहता हूँ, और फिर इसे देने का फैसला किया। और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लौटा। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंड रात में लकड़ियों को लेकर बैठा और पास में धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं तुझे लकड़ियां अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दें और यह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यह सोचने की प्रक्रिया से है कि मैं क्या चाहता हूँ और इस किसी और को किस तरह दे सकता हूँ। मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है जब मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितनी ज़्यादा सिखाता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा सिखाता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो किसी और को सिखाओ। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचार और फॉर्मूले बाढ़ आ जाएगी। ऐसा भी समय आए जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा है या मुझे मिला है। मैं यह नहीं चाहता हूँ, परंतु करीबी जांच और आत्मा अवलोकन से मुझे पता चला है उन्हें मामलों में देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी शिक्षक को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ कि यह सीखने वालों को अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, आप वहाँ खुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वहाँ पहुँचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हो और वे ताकत भी आपके प्रति उदार होगी। जय हिंद। दोस्तों, ये 9वां अध्याय खत्म हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल नकुल मलखान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।